स्वागत है आपका इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2.3 क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके पहले हमने टॉपिक नंबर 2.2 तक पढ़ लिया था, वीडियो नंबर 4 तक, और ये वीडियो नंबर 5 है। अगर आपने चार वीडियोस तक नहीं देखे हैं, चार वीडियोस नहीं देखे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर सारे वीडियो आप देख सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो टॉपिक नंबर है हमारा 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो इसके पहले 2.2 नंबर टॉपिक में हमने पढ़ा था लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में। तो देखिए 1815 में नेपोलियन के डिफीट के बाद, यानी नेपोलियन के डिफीट के बाद 1815 में जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, यूरोपियन की जो सरकारें थी जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, उनके अंदर एक कंजर्वेटिज्म की भावना उत्पन्न हो गई, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोर से ये कंजर्वेटिज्म की भावना उत्पन्न हो गई। तो अब यहाँ बात है कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग भी दिया हुआ है। कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्टेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिवर्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो देखिए कंजर्वेटिज्म एक तरह की फिलोसफी है, एक तरह का सोच है, जिसमें कि जो ट्रेडिशंस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी पुराने तौर तरीके हैं उनको अहमियत दी जाती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, वो चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट ना करें, हम जो पुराने तौर तरीके हैं, जातिवाद के जो सिस्टम है या फिर पुराने तौर तरीके हैं जहाँ पर जाति प्रथा की सिस्टम है और फिर दूसरे तरह के सिस्टम्स हैं, उनको हम बना कर रखें, आगे पूरे जीवन हम उसी को बना कर रखें, और वो उन चीज़ों को कंजर्व करना चाहते हैं। तो इसी सोच को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे आज के 100 साल पहले हुआ करता था, जैसे आज के 50 साल पहले हुआ करता था, वही चीज़ आज भी हम करें और वही चीज़ आगे भी हम करते रहें। तो सिंपली इस तरह से आप कंजर्वेटिज्म को समझ सकते हैं। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट established traditional institutes of state and society like the monarchy, church, social hierarchy, property and the family should be preserved। तो जितने भी कंजर्वेटिव थे, यानी कंजर्वेटिज्म की फीलिंग को रखने वाले, भावना को रखने वाले, वो बिलीव करते थे कि जितने भी इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार द्वारा इस्टेब्लिश्ड या फिर सोसाइटी द्वारा इस्टेब्लिश्ड, जैसे कि आपके मोनार्की हो गया, रूलर हो गया, राजा सिस्टम, राजतंत्र, चर्च हो गया, चर्च का जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि पंडितों का, पंडित हम नहीं कह सकते, मतलब जो मंदिरों का प्रभाव है उसका कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में वैसी स्थिति नहीं है जैसा कि वहाँ हुआ करता था। और जितने भी सोशल हायरकी है या फिर प्रॉपर्टी है और जितने भी फैमिलीज़ हैं, इनको बना कर रखा जाए, इनको बचा कर रखा जाए। यानी कि जो सोशल हायरकी है उसे बना कर रखा जाए, लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है उसे छीना न जाए, और जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल फैमिलीज़ हैं, उनके पावर को बना कर रखा जाए। तो इस तरह के चीज़ उनके दिमाग में आ रहे थे और यही चीज़ वो करना चाहते थे। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from change initiated by Napoleon, the modernization could in fact extend traditional institutions like the monarchy. It could make a state more powerful, more effective, and strong. Modern army and efficient bureau and dynamic economy, evolution of feudalism and serfdom could extend the autocratic monarchy of Europe. तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखिए ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो पुराने सिस्टम में वापस नहीं लौटना चाहते थे। यानी जो रिवॉल्यूशन के पहले के जो दिन थे उसमें वो वापस नहीं लौटना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि जो चेंजेस किए गए हैं नेपोलियन द्वारा, या फिर चेंजेस की शुरुआत की गई है नेपोलियन द्वारा, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सरकार के या फिर मोनार्की के, जैसे कि मोनार्की और उसके पूरे सिस्टम्स को, उसको ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो स्टेट है उसको ये तौर तरीके, यानी कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये पावरफुल बना सकता है और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है और स्ट्रॉन्ग बना सकता है मोनार्की को। और एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी, और फ्यूडलिज्म को समाप्त करना और सर्फडम को समाप्त करना, ये सभी चीज़ें जो हैं, और ऑटोक्रेटिक मोनार्की, जितने ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं यूरोप की, उनको ज़्यादा पावरफुल बना सकता है और उनको ज़्यादा दिनों तक शासन करने में मदद कर सकता है। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस सिस्टम को तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि वो चाहते थे
कि इनको हम धीरे धीरे डेवलपमेंट चेंज करें। जैसे कुछ चीज़ चेंज करने हैं, मान लीजिए कि ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना है या जो भी करना है उसको धीरे धीरे किया जाए, ऐसा नहीं किया जाए कि एक झटके में तुरंत उड़ा दिया और ख़त्म कर दिया, वैसा वो नहीं चाहते थे। लेकिन वो चेंज ऐसा नहीं था कि वो चेंज के खिलाफ थे, लेकिन स्लो चेंज के समर्थन में थे वो। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, तो देखिए ये वो देश थे या फिर ये जो यूरोपियन पावर्स थे, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था। तो यहाँ पर प्रसा का मतलब आप जर्मनी समझ सकते हैं, यानी जब जर्मनी क्रिएट हुआ था उसके पहले जो जर्मनी था वही कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, करीब 39 उसके अंदर स्टेट्स थे। उसका मेन जो स्टेट था प्रसा था, यानी कि सबसे बड़ा स्टेट प्रसा था। तो इसको आप जर्मनी सिंपली समझ लें, ये जर्मनी था। तो ये चारों देश जो थे इन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था। और नेपोलियन के हारने के बाद यानी इनके जीतने के बाद इन्होंने वियना में एक मीटिंग बुलाई और जहां पर उन्होंने यूरोप के लिए सेटलमेंट करना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर जो यूरोप का हिस्सा था वो जीत लिया गया था नेपोलियन द्वारा और वो अब बिल्कुल एक तरह का आज़ाद हो चुका था और ये लोग जिस तरह से चाहते उस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते थे अपने पूरे सिस्टम को। और ये जो पूरी मीटिंग थी ये होस्ट की गई थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिंक द्वारा। और ये जो डेलीगेट्स आए हुए थे, द डेलीगेट्स, जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना ने बनाया 1815 का। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना किया गया इनके द्वारा और इनका जो ऑब्जेक्ट था वो था अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार, यानी नेपोलियन के शासनकाल के दौरान जितने भी चेंजेस आए थे उन सभी चेंजेस को ख़त्म करना या फिर वापस कर देना। इसके तहत जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको कि रिमूव कर दिया गया था पावर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, यानी कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस दौरान जिस बर्बन डायनेस्टी को रिमूव किया गया था उस बर्बन डायनेस्टी को फिर से वहाँ पर बैठा दिया गया, फ्रांस में बैठा दिया गया, उसे फिर से रूलर बना दिया गया। और फ्रांस ने जितने भी एरिया को एनेक्स किया था यानी अपने कंट्रोल में लिया था फ्रांस के अलावा, उन सभी को छीन लिया गया फ्रांस से। और इसके साथ ही फ्रांस के बॉर्डर पर, जैसे कि अगर मान लीजिए ये फ्रांस है, इसके बॉर्डर पर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस जो है वो दोबारा एक्सपेंशन करने की ना सोचे। और इसके साथ ही जो किंगडम का नीदरलैंड का किंगडम था जिसमें कि बेल्जियम में आता था, इसे सेटअप किया गया नॉर्थ में और जेनेवा पिडमॉन्ट में जोड़ दिया गया साउथ में। और इसके साथ प्रसा जो है, प्रसा उसे इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज दे दिए गए वेस्टर्न फ्रंटियर पे। वहीं जो ऑस्ट्रिया था उसे नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था यानी नेपोलियन द्वारा जो 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था जोल्वेरिन बनाया गया था। जोल्वेरिन शायद नेपोलियन द्वारा नहीं बनाया गया था। 39 स्टेट्स का ग्रुप जो बनाया गया था वो नेपोलियन द्वारा जो बनाया गया था उसे छुआ नहीं गया, यानी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, जैसे था वो वैसे ही उसे छोड़ दिया गया। और वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में रसिया जो था उसे पोलैंड का एक हिस्सा मिला, वहीं जो प्रसा था उसे सैक्सोनी का एक हिस्सा मिला। तो इसका मेन इंटेंशन ये था कि जितने भी मोनार्कीज जो कि वो ओवरथ्रो कर दिए गए थे नेपोलियन द्वारा, उन्हें फिर से सत्ता में ले आया जाए। एक सेकेंड, सत्ता में ले आया जाए और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए यूरोप में, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें बचाया जाए, जितने भी आपके जो पुराने सिस्टम्स थे यानी कि जो सोशल हायरकी थी या फिर मोनार्की थी, इन सभी चीज़ों को बनाकर रखा जाए। जो कंजर्वेटिव रेजिम जो था वो सेटअप हुआ था 1815 में। और ये जितने भी आपके शासन, जितने भी राज्य बने या फिर जितने भी चेंजेस किए गए 1815 के वियना के संधि के दौरान, और उसके बाद जितने भी आपके राज्य बने या फिर जितने भी रेजिम सेटअप हुए वो सभी ऑटोक्रेटिक थे। वो जितने भी राजा थे या फिर सिस्टम थे वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे या फिर उसे बर्दाश्त नहीं करते थे, और वैसे वे ऐसे एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट नहीं करते थे जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते थे। ज़्यादातर जो इसमें से लोग थे यानी ऑटोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा दिए ताकि कंट्रोल किया जाए कि क्या कहा जाता है न्यूज़पेपर में और बुक्स में, प्लेज में और सॉन्ग्स में, रिफ्लेक्टेड आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड
फ्रीडम, क्या वो लिबर्टी के बारे में और फ्रीडम के बारे में बताते हैं। इन सभी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो यहाँ आप एक इमेज देख सकते हैं, एक तरह का व्यंग इमेज है। इसमें लोग बैठे हुए हैं एक क्लब में और वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस कुछ लिखे गए हैं क्योंकि सेंसरशिप लागू कर दी गई है। इस वजह से वो खुलकर आज़ादी के बारे में बात नहीं कर सकते, इस तरह के आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो साइलेंस, पहला रूल है कि यहाँ पर साइलेंस रहना है। दूसरा, अगर आप कोई मेंबर जो है वो तो बातचीत करने का अगर उसके अंदर भावना आ जाए, इससे रोकने के लिए पहले ही उनके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है। तो इस तरह की बात है, इसको आप देख लें एक बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेंसरशिप लॉज जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग और जो आइडियाज़ लिबर्टी और फ्रीडम के जो आए थे आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, उनको कहीं पे शो न किया जाए या फिर लोगों के बीच ये भावना ना फैले। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो क्या कहते हैं थिंकिंग थी लोगों के दिमाग में, इमेज थी लोगों के दिमाग में, उन्होंने उस इमेजेस ने, उस सोच ने लिबरल्स को इंस्पायर करने में मदद किया। ज़्यादा वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो सबसे बड़ा इशू उठाया वो था फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस को आज़ादी नहीं दी गई थी, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी, उसको उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं द रिवॉल्यूशनरीज, यानी रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, टॉपिक नंबर 2.4। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, यानी 1815 के बाद के सालों में जो रिप्रेशन का जो डर था, उस वजह से जो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए, वो छुप छुप कर मिलने लगे और छुप छुप कर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने लगे। और इसके साथ ही सीक्रेट सोसाइटीज़ बन गई पूरे यूरोप में, ताकि रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा सके और उनके आइडियाज़ को फैलाया जा सके। उस समय में रिवॉल्यूशनरी होना एक तरह का पूरी तरह से कमिटमेंट था कि वो मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहे हैं और जितने भी सरकारें हैं उनको वो अपोज कर रहे हैं, जो कि वियना कांग्रेस के बाद बनी है, और ताकि वो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट कर सके। इसमें से ज़्यादातर रिवॉल्यूशनरी जो थे उन्होंने क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझा, यानी नेशन स्टेट का निर्माण करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम के स्ट्रगल के साथ ही। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल था वो था जोसेफ मैज़िनी। ये इटालियन नेशनलिटी से था, ये वो क्या कहते हैं इटालियन था, और ये जेनेवा में पैदा हुआ था 1807 में, और ये मेंबर बना एक सीक्रेट सोसाइटी का कार्बोनरी में। 24 साल की उम्र में जब ये जवान ही था तब इसे एग्जाइल में भेज दिया गया 1831 में, 1831 में, क्योंकि इसने लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन का अटेम्प्ट किया था। एग्जाइल का मतलब अगर आप नहीं समझते तो मैं सिंपली बता दूं, किसी को ज़बरदस्ती उसके देश से निकाल देना, बहिष्कार कर देना, हम सिंपली समझ सकते हैं। और इसके बाद यानी कि उसे जब निकाल दिया गया, उसके बाद उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का निर्माण किया। पहला यंग इटली मार्शेल में और दूसरा यंग यूरोप बर्न में। इसमें जितने भी मेंबर्स थे इन दोनों ग्रुप्स के, वो ऐसे ही आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से आते थे। जो मैज़िनी था वो बिलीव करता था कि जो भगवान है यानी गॉड है, उसने देशों को यानी कि किसी भी नेशन को बनाया है ताकि वो मैनकाइंड का ध्यान रख सके, मैनकाइंड का सही तरीके से ख्याल रख सके। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। सो इसलिए जो इटली है वो एक छोटे छोटे देशों का या फिर छोटे छोटे स्टेट्स का समूह बनकर नहीं रह सकता। इसे कुल मिलाकर एक बड़ा यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना होगा, ताकि और इसके अंदर वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस भी होना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो देखिए, इटाली के लोगों के लिए लिबर्टी लाने का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस हो सकता है। फॉलोइंग हिज मॉडल, सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड
पोलैंड। उसके इस मॉडल को फॉलो करते हुए, उसकी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी इस तरह के सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगे। जो मैज़नीज रिलेटेड अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। जो मैज़नी था उसका मोनार्की का प्रति जो विरोध था और जो उसका विज़न था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए, उसने कंजर्वेटिव को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा कर दिया। जो मेटरनिक था, ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसने डिस्क्राइब किया जोसेफ मैज़नी को एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है उसका एक मोस्ट डेंजरस एनिमी है, यानी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है जोसेफ मैज़नी का, इसको आप देख सकते हैं। जोसेफ मैज़नी एंड द फाउंडिंग ऑफ द यंग यूरोप इन बर्न 1833। तो ये देखिए जोसेफ मैज़नी यहाँ पर बैठा हुआ है और वो लोगों से बात कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी को बता रहा है। तो आप नेक्स्ट वीडियो नीचे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, क्योंकि आप वहाँ से इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।